हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, जिस पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सके और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, उसे पैम्फलेट कहते हैं, उसे निजी पत्र कहते हैं, उसे लीफलेट कहते हैं या उसे सर्कुलर कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो आप लोग देखिए, जिस पत्र की क्या प्रतिलिपियां बनाई जा सके और समान सूचना सूचना चेंज नहीं होगी, समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके उसे हम कहते हैं सर्कुलर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्कुलर को ही परिपत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऑप्शन सर्कुलर ना देके परिपत्र भी दे देता है, तो आपको ध्यान देना है कि सर्कुलर को ही परिपत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, यूरी ब्रॉनफीन बेनर का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको ये बताना है यूरी ब्रॉनफीन बेनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक जीव विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है आपका पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो जो यूरी ब्रॉनफीन बेनर थे ना, इन्होंने पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत को दिया हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, किशोरावस्था एक अवधि है। तो आपको ये बताना है कि किशोरावस्था कैसी अवधि है। एक अत्यधिक संवेगशीलता अवधि है, सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्धारण है, या थर्ड ऑप्शन है आपका सामाजिक अलगाव है, या लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका परावलंबन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन ए यानी कि अत्यधिक संवेगशीलता। तो किशोरावस्था कौन सी अवधि होती है, एक अत्यधिक संवेगशीलता यानी कि अत्यधिक संवेगशीलता की अवधि होती है। और इसी को कहा गया है तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। किसको, किशोरावस्था को। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तनाव और तूफान की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, किशोरावस्था एडोलसेंस शब्द लैटिन क्रियापद एडोलसेर से लिया गया है जिसका मतलब है। तो आपको ये बताना है कि जो किशोरावस्था है वो एडोलसन के लैटिन शब्द से लिया गया है, जिस एडोलसन के लैटिन शब्द एडोल्सकेयर से लिया गया है जिसका मतलब क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, समझ, सेकंड ऑप्शन है विकास, थर्ड ऑप्शन है वास्तविकता एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पक्वता की ओर वृद्धि। तो ये पक्वता नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका परिपक्वता। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिपक्वता की ओर वृद्धि। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। पहली बात तो क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है, जैसे एडोलसेंस, किशोरावस्था में एडोलसेंस शब्द किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, और जिसका मतलब होता है आपका परिपक्वता की ओर वृद्धि। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, परिपक्वता की ओर वृद्धि यानी कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी। इस अवस्था में विकास की जो गति होती है ना, बहुत अधिक तीव्र होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकतम रहती है। और इस अवस्था में किशोर ना तो बालक रहता है और ना ही वयस्क रहता है, ये बीच की अवस्था होती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि से डैश सेंटीमीटर होती है। तो आपको ये बताना है कि लड़कों की वार्षिक ऊंचाई में जो वृद्धि होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5 से 6 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है आपका 4 से 7 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका 5.6 से 8.6 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 5.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर। तो जो लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि होती है ना, वो होती है कितनी, 5.5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपको ये बताना है जो प्रथम यानी कि फर्स्ट मनोविज्ञान प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बर्लिन, सेकंड ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका बोस्टन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लिप्जिंग। तो जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी ये लिप्जिंग में स्थापित की गई थी। कहाँ? लिप्जिंग में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लिप्जिंग में कब स्थापित की गई थी? 1879 में। और किसके द्वारा की गई थी? विलियम वुंट ने जर्मनी में स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी ये? विलियम वुंट ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे 100% पूछा जाता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। विलियम वुंट ने कहाँ स्थापित की थी? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में लिप्जिंग में। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, रेडियस तथा अल्लाह अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो आपको ये बताना है जो रेडियस तथा अल्लाह अस्थियां भंग हो जाती है तो उसे स्थिर करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खपच्चियों का, सेकंड ऑप्शन है रस्सियों का, थर्ड ऑप्शन है तेलों का एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गर्म जल का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि खपच्चियों का। तो रेडियस तथा अल्लाह अस्थियां जब भंग हो जाती हैं तो उसे स्थिर रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। और हड्डी के टूटने पर खपच्चियों से क्या दिया जाता है? सहारा देकर। हम उसी का सहारा देकर खपच्चियों का सहारा देकर हम पट्टियों को बांधते हैं जिससे हड्डियों पर तनाव अधिक हड्डियों पर तनाव और दबाव ज्यादा ना पड़ पाए। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, आनुवांशिकता की सबसे मूल इकाई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बेसिक क्वेश्चन भी है आपका। आनुवांशिकता की सबसे मूल इकाई क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमोसोम, सेकंड ऑप्शन है जीन, थर्ड ऑप्शन है डीएनए एंड लास्ट ऑप्शन है आपका जायगोट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जीन। तो आनुवंशिकता की जो सबसे मूल इकाई होती है ना वो होती है आपकी जीन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप लोग क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है। नहीं दिया हुआ, इस पर ध्यान देना है, ऐसा ना हो फ्लो में आप क्वेश्चन पूरा पढ़ ले और नहीं पढ़ रही भूल जाए। तो ऑप्शन दिए हुए इसमें कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है ये पूछा हुआ है आप लोगों से। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पलायन, सेकंड ऑप्शन है असफलता, थर्ड ऑप्शन है आपका भ्रम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मन स्थाप। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि असफलता। तो कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? आपका व्यवहारिक विकार असफलता नहीं होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपका 1 किलोमीटर में होते हैं, यानी कि आपको ये बताना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये आपका PYQ क्वेश्चन है, बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन है पर आपका इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन दिए हुए इसमें 1000 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 100 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 100 डेसीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1000 मिलीमीटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है कि वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि वह स्थिति कौन सी है जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है नाक अवरोध, सेकंड ऑप्शन है औसत रक्तजमाव एंड थर्ड ऑप्शन है आपका गंभीर रूप से जलना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बहुअस्थि भंग। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये औसत रक्तजमाव नहीं है, ये आपका स्त्राव अवरोध। ये गलत टाइप हो गया क्वेश्चन। क्या है ये? ऑप्शन स्त्राव अवरोध।
स्त्राव अवरोध दिया हुआ था इसमें ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? स्त्राव अवरोध, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति को ब्लड निकल रहा है, यानी कि खून निकल रहा है, रक्त स्त्राव हो रहा है, क्या हो रहा है? रक्त स्त्राव हो रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा मतलब ये होती है, प्रायोरिटी होती है, उसको प्रायोरिटी होती है कि प्राथमिक चिकित्सा उसको तुरंत दी जानी चाहिए। ठीक है, और यदि रक्तस्राव को नहीं रोका गया तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, सबसे ज्यादा खतरनाक विष होता है, तो आपको ये बताना है सबसे ज्यादा खतरनाक विष कौन सा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है नींद लाने वाली दवा, सेकंड ऑप्शन है जलाने वाले अम्ल, थर्ड ऑप्शन है आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा खतरनाक विष होता है आपका वो विष जो मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है, क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया आप लोगों से, तो आपको ये बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है चिकित्सा सेवा, सेकंड ऑप्शन है आर्थिक विकास, थर्ड ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका संक्रामक रोग नियंत्रण। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, वो चिकित्सा सेवा भी देता है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार भी करता है और संक्रामक रोग नियंत्रण भी करता है। क्या नहीं करता है? आर्थिक विकास नहीं करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नहीं करता है? आर्थिक विकास वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से इसमें, पट्टी बांधने में रीप गार्ड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ये ढीली रहती है, सेकंड ऑप्शन है इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता है, थर्ड ऑप्शन है यह सुंदर दिखाई देती है, एंड लास्ट ऑप्शन है यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो जो पट्टी बांधने में रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है वह इसलिए किया जाता है क्योंकि ये चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो गांठ होती है ना, ये गांठ होती है आपकी दो प्रकार की। ठीक है, कैसी होती है गांठ? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी ग्रेनी गांठ। ठीक है, कौन सी? एक होती है आपकी ग्रेनी गांठ और दूसरी होती है आपकी रीफ गांठ। तो दो प्रकार समझ में आ गए। फर्स्ट हो गई आपकी ग्रेनी गार्ड, सेकंड हो गया आपका रीफ गार्ड। और पट्टी बांधने के लिए हम अक्सर रीफ गार्ड का ही प्रयोग करते हैं। यह विशेष प्रकार की चपड़ी गार्ड होती है जो कि तिकोनी पट्टियां, झोलियां आदि को बांधने के काम में आई जाती है और ये चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। और जो ग्रेनी गार्ड होती है ये चुभती है और इसे आसानी से खोल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा 5 से, सेकंड ऑप्शन है कक्षा 6 से, थर्ड ऑप्शन है कक्षा 1 से, एंड लास्ट ऑप्शन है कक्षा 4 से। तो जो अंग्रेजी विषय यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट को अनिवार्य सब्जेक्ट किया गया था वो किया गया था कक्षा 1 से। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा 1 यानी कि क्लास फर्स्ट से। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, दहन प्रक्रिया तथा निश्वास द्वारा विसर्जित गैस है। आपको ये बताना है कि दहन प्रक्रिया तथा निश्वास द्वारा जो विसर्जित गैस है वह कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन प्रक्रिया और निश्वास द्वारा विसर्जित गैस को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और जो गैस हम लेते हैं श्वास के अंदर वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस को हम जीवनदायी गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से ग्लूकोमा संबंधित है, तो आपको ये बताना है कि ग्लूकोमा किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं।
डायबिटीज से संबंधित है, आंखों से संबंधित है, ग्लूकोज से संबंधित है या ऊर्जा से संबंधित है। जो ग्लूकोमा होता है ना, ग्लूकोमा संबंधित होता है आपका किससे? आंखों की बीमारी होती है। किससे? आंखों से संबंधित एक बीमारी होती है। कौन सी? ग्लूकोमा। और इसमें रोगी को दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि कम दिखाई देने पड़ता है। और इस रोग को काले मोतियाबिंद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? काले मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और यह रोग जब हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए प्रॉपरली तो व्यक्ति को दिखाई देना धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध डैश द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। तो आपको ये बताना है लैक्टेशन कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध डैश द्वारा, यानी कि किस ग्रंथि द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है, ये पूछा हुआ है आप लोगों से। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सेकंड ऑप्शन है स्तन ग्रंथियां, थर्ड ऑप्शन है लार्क ग्रंथियां एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध स्तन ग्रंथियां द्वारा संश्लेषित तथा स्रावित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा स्तन ग्रंथियां। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मेमरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसी को? हम मेमरी ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, शिशु में मां के प्रतिजीवों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा डैश महीनों तक ही होती है। तो आप लोग को ये बताना है शिशु में जो मां के प्रतिजीवों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा होती है वो कितने महीनों तक ही होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 महीने तक, सेकंड ऑप्शन है 1 से 2 महीने तक, थर्ड ऑप्शन है आपका 3 से 6 महीने तक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1 महीने तक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3 से 6 महीने तक ही होती है। और जो निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा होती है ना, कौन सी? निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा, इसको पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और ये कब तक होती है? 3 से 6 महीने तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, अपरिपक्व शिशु वो कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम होता है। तो आपको ये बताना है कौन से वो शिशु होते हैं जो अपरिपक्व कहलाते हैं, जिनका वजन कितने से कम होता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 किलो से कम होता है, सेकंड ऑप्शन है 4 किलो से कम होता है, थर्ड ऑप्शन है 3.5 किलो से कम होता है या लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 5 किलो से कम होता है। तो इसमें आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर जाएगा 2 किलो से, जिसका वजन कम होता है जिन शिशु का, वो कौन से कहलाते हैं? वो अंडरवेट शिशु या अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। और जो शिशु का वेट होता है ना, शिशु का जन्म के समय वेट होना चाहिए 2.5 से 3.5 किलो तक। कितना? 2.5 से 3 या 3.5 किलो तक शिशु का वेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। और कहीं कहीं इस ऑप्शन में 2 की जगह 2.5 भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया। आपको ये बताना है कि सामूहिक अचेतन का प्रत्यय किसने दिया है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉइड द्वारा, सेकंड ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है कोलबर्ग द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका जुंग द्वारा। तो जो सामूहिक अचेतन का प्रत्यय है ना, ये दिया है किसने? ये फ्रॉइड द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग है। कितने भाग है व्यक्तित्व के? 3 भाग है। एक होता है आपका इड, एक होता है आपका ईगो एंड थर्ड होता है आपका सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इड ईगो सुपर ईगो किसने दिए थे। तो इड ईगो सुपर ईगो फ्रॉइड ने दिए गए थे। और ये फ्रॉइड के अनुसार किसके भाग हैं? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्लास समझ में नहीं आ रही है आपको या नहीं आ रही है। जो भी आप लोग फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है,
उन मनोवैज्ञानिकों को पहचाने जिसने कहा कि किशोरावस्था एक समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है रॉस, सेकंड ऑप्शन है जर्शील्ड, थर्ड ऑप्शन है बिगे और हंट एंड लास्ट ऑप्शन है क्रो और क्रो। तो इसमें क्या किया है, किशोरावस्था की एक परिभाषा दी है। क्या किया गया है, किशोरावस्था की एक परिभाषा दी है और आप लोगों से ये पूछा है कि यह परिभाषा किसने दी है। और इसमें की पॉइंट क्या हुआ है, किशोरावस्था की परिभाषा है आपकी, किसकी, किशोरावस्था की परिभाषा है। और वर्ड क्या यूज किए गए इसमें, परिवर्तन। और यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ये बताया गया है। तो ये परिभाषा दी है आपके किसने, बिगे और हंट ने दी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बिगे एवं हंटे ने किसकी बात की है, किशोरावस्था में परिवर्तन की बात की है। परिवर्तन भी कैसा, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो ये आपके की पॉइंट हो गए। इससे आप लोगों को ये डेफिनेशन याद रहेगी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण होता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टटरिंग यानी कि बड़बड़ाना, सेकंड ऑप्शन है स्टैमरिंग यानी कि हकलाना, वाक स्खलन, थर्ड ऑप्शन है आपका क्लटरिंग यानी कि अव्यवस्थित वाणी दोष एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लिस्पिंग यानी कि तुतलाना। ये लिस्पिंग नहीं होगा, ये लिप्सिंग होगा। क्या होगा, ये लिप्सिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए, जो जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण होता है ना, वो होता है आपका क्लटरिंग यानी कि अव्यवस्थित वाणी दोष। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति बहुत तेज और अनियमित गति से बोलता है, जिससे व्यक्ति क्या बोल रहा है वो बात समझ में ही नहीं आती है। वो बहुत जल्दी जल्दी बोल जाता है, मतलब कोई लय ही नहीं होती है बात में, कोई गति ही नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति की बात समझ में ही नहीं आती कि वो बोलना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण का अध्ययन है। तो आपको ये बताना है कि जो एंड्रोगॉजी है वो किसके शिक्षण का अध्ययन है। बालक के शिक्षण का अध्ययन है, या किशोर के शिक्षण का अध्ययन है, या युवा के शिक्षण का अध्ययन है, या प्रौढ़ की शिक्षा का अध्ययन है। तो जो एंड्रोगॉजी होती है ना, ये प्रौढ़ के शिक्षण का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रौढ़ यानी कि एडल्ट। प्रौढ़ हम किसको बोलते हैं, एडल्ट पर्सन को बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है। तो आपको ये बताना है कि जो प्राकृतिक आपदा में प्राकृतिक आपदा में तुरंत सहायता प्रदान करती है वो कौन सी संस्था है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विश्व बैंक, सेकंड ऑप्शन है WHO, थर्ड ऑप्शन है आपका भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका UNICEF यानी कि यूनिसेफ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो प्राकृतिक आपदा के समय जो तुरंत सहायता प्रदान करती है वो कौन सी संस्था होती है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी होती है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि आपके हो गए भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल आदि के द्वारा जो शिकार होते हैं ना, उन व्यक्तियों को आवश्यक औषधियां यानी कि आवश्यक दवाइयां, उन्हें आवास, रहने के लिए स्थान प्रदान करना, खाद्य सामग्री, जल की पूर्ति करना और अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, संचारण यानी कि कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक शब्द कम्युनो से लिया गया है, जिसका मतलब है, पहली बात तो आपका क्वेश्चन से एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि कम्युनिकेशन शब्द किससे लिया गया है, ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द से भी किस शब्द से लिया गया है, कम्युनो शब्द से लिया गया है। जिसका मतलब क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका मतलब देश है, या राजधानी है, या सामान्य शब्द है, या कम्युनिस्ट है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कम्युनिस्ट। और यह ग्रीक नहीं बल्कि लैटिन भाषा से लिया गया है। ये इसमें आपका गलत दिया हुआ है। जो कम्युनिकेशन शब्द है ना, ये क्वेश्चन में तो दिया है ग्रीक, पर ये असल में ग्रीक से नहीं लिया गया। ये किससे लिया गया है आपका, ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने पहले आपको क्वेश्चन में पढ़ के बताया, ठीक है। किससे लिया गया है ये कम्युनिकेशन शब्द,
लैटिन भाषा से लिया गया है। और कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? टू मेक कॉमन टू शेयर। क्या होता है कम्युनिस्ट का? टू मेक कॉमन टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट, यानी कि संचार एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। वो क्या करता है? अपनी भावनाओं तथा विचारों को कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे को आदान प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, इसमें पूछा हुआ है आप लोगों से, एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि एक तीव्र शैक्षिक क्रिया कौन सी है जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सामूहिक चिंतन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेकंड ऑप्शन है क्लोकियम, थर्ड ऑप्शन है अभियान एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गोष्ठी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अभियान। अभियान को हम क्या कहते हैं? कैंपियन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैंपियन के नाम से जानते हैं। और अभियान क्या होता है? कम समय में किसी विशेष समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विशिष्ट समय पर जो गहन शिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही अभियान कहते हैं। इसमें जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं ना, वो उठाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक कैंपेन किया जाता है, अभियान चलाया जाता है। अभियान किसी भी टॉपिक के ऊपर होता है जो कि आपका कैसा होता है? ज्वलंत मुद्दा होता है। इसमें लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, कभी कभी कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है आपका बैनर लेके अपना प्रदर्शन करते हैं, वो अपना अभियान चलाते हैं बैनर के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? नहीं दिया हुआ, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है अपलोड, सेकंड ऑप्शन है साइबर स्पेस, थर्ड ऑप्शन है प्रकाशीय भंडारण एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मॉडेम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि प्रकाशीय भंडारण जो होता है ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं होती है। और प्रकाशीय भंडारण को हम क्या कहते हैं? सीडी के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और बल्कि अगर ये देखा, अपलोड हो गया, साइबर स्पेस हो गया, मॉडर्न हो गया, ये सब आपकी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली होती हैं। और क्या नहीं होता है? प्रकाशीय भंडारण नहीं होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। तो आपको ये बताना है जो कंकाल तंत्र को सुडौलता और सौंदर्य प्रदान करता है वह कौन सा तंत्र होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, सेकंड ऑप्शन है पेशी तंत्र, थर्ड ऑप्शन है परिसंचरण तंत्र एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पाचन तंत्र। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पेशी तंत्र होता है। ठीक है, जो कंकाल तंत्र को क्या बनाता है? सुडौलता और सौंदर्य प्रदान करता है। और मानव शरीर में जो पेशियां होती हैं ना, तो पेशियां मानव शरीर का लगभग कितना 40 से 50% भाग बनाती हैं। ठीक है, कितना भाग बनाती हैं? 40 से 50% भाग बनाती हैं। क्लियर है आपको ये? आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, अधिगम विकलांगता कहा जाता है। क्या पूछा हुआ है? अधिगम विकलांगता किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आत्म केंद्रित, सेकंड ऑप्शन है मानसिक विकलांगता, थर्ड ऑप्शन है डिसलेक्सिया एंड लास्ट ऑप्शन है आपका भावनात्मक विकलांगता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो जो अधिगम विकलांगता होती है ना, वो क्या कहलाती है? उसको हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अधिगम विकलांगता, इसको तो हम डिसलेक्सिया कहते हैं। जो अधिगम विकलांगता होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें? इसको लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलती है, और अगर इसका प्रॉपर प्रैक्टिस की जाए तो ये जो विकलांगता होती है डिसलेक्सिया वाली, ये दूर भी हो जाती है। तो आज की क्लास को हम अपना यहीं एंड करते हैं। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं के
PYQ क्वेश्चन है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।